कल हम लोगों ने साइट सिलेक्शन क्राइटेरिया डिस्कस किया था। साइट सिलेक्शन सबको समझ में आया? साइट, किसी भी पावर प्लांट के लिए साइट सिलेक्शन कैसे करेंगे? हेलो हेलो। यस सर। हाँ, साइट सिलेक्शन सबको समझ में आया ना? साइट सिलेक्शन कैसा करना चाहिए? पहला क्राइटेरिया था अपना, 2 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, जो पावर प्लांट को रॉ मटेरियल लगने वाला है, कोल वगैरह, वो नियर बाई एरिया में होना चाहिए। नेचर ऑफ लैंड एट इट्स कॉस्ट, यानी नेचर ऑफ लैंड कैसा होना चाहिए, उसकी बियरिंग कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि पावर प्लांट का एक लिमिटेड एरिया में क्या होगा, हेवी मशीनरी होती है एंड स्ट्रक्चर हेवी होता है, तो उसके लिए कॉस्ट का बियरिंग कैपेसिटी हाई होनी चाहिए। देन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, पावर प्लांट को सबसे ज्यादा क्या लगता है, वाटर, क्योंकि आपको पावर जनरेट कैसे करते हो, स्टीम, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करते हो एंड उस स्टीम को हम टरबाइन में सप्लाई करते हैं एंड टरबाइन उस स्टीम के प्रेशर की वजह से रोटेट होता है। तो यहाँ पे मेन जो ये है वर्किंग सब्सटेंस है, वर्किंग सब्सटेंस क्या है, वाटर मीन्स स्टीम है। तो वाटर की जरूरत बहुत ज्यादा होती है, इसलिए अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर होना चाहिए। तो ऐसा साइट सिलेक्शन करना चाहिए कि नियर बाई कोई रिवर हो या सी हो या लेक हो, ठीक है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होनी चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर होना चाहिए, एश डिस्पोजल फैसिलिटी। एश डिस्पोजल फैसिलिटी क्यों? क्योंकि एश जो होता है वो ह्यूमन के लिए हजार्डस होता है, तो उसको कहीं पे भी डिस्पोज नहीं कर सकते। उसके लिए पावर प्लांट के पास एश डिस्पोजल फैसिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए उनके पास एक्स्ट्रा लैंड होना चाहिए। ये प्लांट कंस्ट्रक्ट करने के बाद वो फिर से बाई करेंगे तो महंगा पड़ेगा जमीन, इसलिए पहले ही उनको एक्सपेंशन ध्यान में रखकर एक्स्ट्रा लैंड उनके पास होना चाहिए। पॉल्यूशन, पॉल्यूशन वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, क्योंकि पावर प्लांट से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सॉलिड पार्टिकल्स, जैसे स्मॉल सॉलिड पार्टिकल फ्लाई एशेस जो होते हैं, वो इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करते हैं। देन आपका ये जो ऐश है वो भी इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करता है। तो बहुत सारे उसके इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के कारण बनते हैं पावर प्लांट, तो वो भी ध्यान में रखना है कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को रिड्यूस किया जा सके, ठीक है। तो ये सारे पैरामीटर थे, आज हम लोग डिस्कस करेंगे। अरे चुप हो, हंगामा नहीं करो। हेलो हेलो। यस सर। हाँ, आवाज आ रही है ना? यस सर। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं जो सिलेबस में आप टॉपिक देखो, तो सिलेबस में अपना जो टॉपिक है, पहला पॉइंट है कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट के बारे में हमने डिस्कशन किया है कि उसमें जो फ्यूल होता है वो कोल होता है एंड पावर प्लांट का साइट सिलेक्शन कैसा होना चाहिए। देन उसका डिफरेंट हमने पढ़ा था, डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मल पावर प्लांट, देन पावर रिक्वायरमेंट क्या है, ये सब हमने कवर किया था, ठीक है। साइट सिलेक्शन कवर किया था। अब हम लेआउट देखते हैं उसका, कि लेआउट, सेकेंड पॉइंट क्या अपना, लेआउट ऑफ कोल पावर प्लांट, ठीक है। तो लेआउट देख लेते हैं। अब ये 3D लेआउट है, ऐसा हमें एग्जाम में नहीं ड्रॉ करना है। एग्जाम में अगर लेआउट पूछता है तो हम कैसा ड्रॉ करेंगे, मैं शेयर करता हूँ। ठीक है, स्क्रीन शेयर हुआ? यस सर। यस सर। हाँ, तो इसमें देखिए ब्लॉक डायग्राम ऑफ स्टीम पावर प्लांट दिया हुआ है। तो ये लेआउट नहीं है, लेआउट नीचे आएगा, ये आपका लेआउट है, दिख रहा है क्या?
अंकित बंद करो ये। हाँ ठीक है, तो इसमें देखिए आपको इसको मैं समझा देता हूँ क्या क्या है इसमें। क्लियर दिख रहा है क्या सबको? ये डायग्राम क्लियर दिख रहा है? यस सर। तो थोड़ा मैं ऊपर नीचे करके इसको दिखा दूंगा। तो जनरल लेआउट ऑफ स्टीम पावर प्लांट है, मींस थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, लेआउट में देखिए क्या है। पहले इससे पहले मैंने सिंप्लीफाइड डायग्राम, ये लेआउट नहीं है बट इसको आप लोग समझिए पहले ये क्या है। स्टीम पावर प्लांट में होता क्या है, बॉयलर। बॉयलर एक मेन कंपोनेंट है, बॉयलर हाउस जो होता है। बॉयलर हाउस के नीचे फर्नेस रहेगा। फर्नेस में आप कोल सप्लाई करते हो एंड एयर सप्लाई करते हो, जिससे कोल बर्न होता है एंड कोल बर्न होकर क्या होगा, हीट प्रोड्यूस करेगा एंड उस हीट को हम यूज करेंगे बॉयलर में, वाटर को सप्लाई करेंगे एंड वहां पे वाटर का स्टीम में कन्वर्जन होगा। तो बॉयलर एक यूनिट है जो क्या करता है, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करता है। ठीक है, देन बॉयलर से जो स्टीम प्रोड्यूस होगा वो स्टीम की क्वालिटी क्या होगी, मीन्स वो थर्मोडायनेमिक्स में कुछ पॉइंट्स आपको मैं बता देता हूँ। जैसे प्योर सब्सटेंस में हमें पढ़ना था वेट स्टीम, ड्राई स्टीम एंड सुपर हीटेड स्टीम। तो वेट स्टीम क्या होता है, भीगा हुआ स्टीम। भीगा हुआ स्टीम मीन्स क्या, उसको वेट स्टीम इंग्लिश में बोलते थे। वेट स्टीम क्या है, जैसे आपने मान लो 1 लीटर वाटर लिया एंड 1 लीटर वाटर को हीट करना चालू किया, तो जब 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा तो क्या होगा, वाटर वेपराइज होने लगेगा। ठीक है, तो वाटर वेपराइज होते होते मान लो 1 लीटर में से 750 ml वाटर वेपराइज हो गया। अभी भी क्या है उसमें, बॉयलर के अंदर क्या रहेगा, बॉयलर में हमने 1 लीटर वाटर डाला, 750 ml वेपर में कन्वर्ट हो गया एंड 250 ml अभी लिक्विड कंडीशन में है। तो लिक्विड एंड वेपर के मिक्सचर को किस टाइप का स्टीम बोला जाएगा, वेट स्टीम। ठीक है, मीन्स वेट स्टीम में क्या होगा, अमाउंट ऑफ लिक्विड भी होगा एंड वेपर भी होगा। ठीक है, अब सेकेंड केस लेते हैं कि आपने हीट कंटिन्यू देना रखा और क्या हो गया, टोटल 1 लीटर जो आपने वाटर डाला था वो कंप्लीटली वेपराइज हो गया। तो टोटल वाटर जब कन्वर्ट हो जाएगा स्टीम में, तो उस स्टीम को हम क्या बोलते हैं, बट टेम्परेचर क्या होना चाहिए, अगर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हम उसको हीट कर रहे हैं तो 100 डिग्री सी पे बॉइलिंग होती है। ठीक है, तो 100 डिग्री सी पे जो बॉइलिंग हो रही है, तो 100 डिग्री सी पे टोटल वाटर कन्वर्ट हो गया किसमें, स्टीम में। तो दिस टाइप ऑफ स्टीम इज नोन एज, क्या बोलेंगे उसको, ड्राई स्टीम। ठीक है, मीन्स टोटली कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू स्टीम एट सैचुरेशन टेम्परेचर। सैचुरेशन टेम्परेचर क्या होता है, जिसपे फेज चेंज होता है, मीन्स लिक्विड वाटर में वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो 100 डिग्री सेल्सियस सैचुरेशन टेम्परेचर है एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बट अगर आप प्रेशर बढ़ा दोगे तो सैचुरेशन टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। मान लीजिए आपने 2 बार प्रेशर कर दिया बॉयलर के अंदर, तो बॉयलर के अंदर 2 बार प्रेशर होगा, तो उस कंडीशन में हो सकता है 102 103 डिग्री सेल्सियस सैचुरेशन टेम्परेचर हो जाए। ठीक है, आपने 3 बार प्रेशर कर दिया बॉयलर के अंदर, तो 3 बार पे और सैचुरेशन टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर, सैचुरेशन टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। तो यहाँ से जो वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है बॉयलर में, ये 3 टाइप का स्टीम हमें बाहर मिलेगा। बॉयलर से जो स्टीम आउट होगा वो 3 टाइप की होगी। एक होगी वेट स्टीम, जिसमें लिक्विड एंड वेपर मिक्स होगा। दूसरा हो गया कि कंप्लीटली वाटर कन्वर्ट हो गया किसमें, स्टीम में, तो हमें क्या मिलेगा, ड्राई स्टीम। मीन्स टोटल कन्वर्जन ऑफ स्टीम इनटू वाटर एट सैचुरेशन टेम्परेचर इज कॉल्ड ड्राई स्टीम। ठीक है, एंड अगर आपको अब पूरा कन्वर्जन हो गया, पूरा जो वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट हो गया एंड उसको हमने क्या किया, मोर देन सैचुरेशन टेम्परेचर हीट कर दिया। ठीक है, तो मोर देन सैचुरेशन टेम्परेचर, जैसे मान लीजिए 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का ही कंडीशन लेते हैं। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 100 डिग्री सेल्सियस सैचुरेशन टेम्परेचर है। तो सैचुरेशन टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे जो
स्टीम है उस स्टीम को हम क्या बोलेंगे, ड्राई स्टीम। बट अगर उसी स्टीम का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दिया जाए और ज्यादा हीट कर दिया जाए, जैसे मान लीजिए 105 डिग्री सेल्सियस तक हीट कर दिया जाए, तो क्या होगा, इस टाइप के स्टीम को हम क्या बोलते हैं, सुपर हीटेड स्टीम। द स्टीम अवेलेबल एट मोर देन सैचुरेशन टेम्परेचर इज कॉल्ड सुपर हीटेड स्टीम। तो जनरली हमें क्या करना होता है, स्टीम टरबाइन में सुपर हीटेड स्टीम सप्लाई करना होता है। हेलो हेलो, समझ में आ रहा है? हेलो यस सर। भूपेंद्र, समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, सुपर हीटेड स्टीम समझ में आया क्या? द स्टीम अवेलेबल एट मोर देन, कितना उसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, द टेम्परेचर ऑफ स्टीम शुड बी मोर देन सैचुरेशन टेम्परेचर। सैचुरेशन टेम्परेचर में जिस टेम्परेचर पे वेपर का कन्वर्जन लिक्विड में हो, फेज चेंज हो, ठीक है, या लिक्विड का कन्वर्जन वेपर में हो, तो उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेशन टेम्परेचर। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वाटर का सैचुरेशन टेम्परेचर क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो स्टीम अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे अवेलेबल है एंड उसमें वाटर अवेलेबल नहीं है, सिर्फ पूरा स्टीम में कन्वर्ट हो गया, मीन्स वेपर में कन्वर्ट हो गया, तो उस स्टीम को हम क्या बोलेंगे, ड्राई स्टीम। एंड उसी स्टीम को और ज्यादा हीट कर दिया जाए, मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस, तो उसको बोलते हैं सुपर हीटेड स्टीम। ठीक है, तो सुपर हीटर का काम क्या है, यहाँ पे सेकेंड जो आपको इक्विपमेंट दिख रहा है बॉयलर के बाद, सुपर हीटर। तो सुपर हीटर क्या करता है, जो बॉयलर से स्टीम आ रहा है, अब उस स्टीम की क्वालिटी सुपर हीटेड भी हो सकती है, वेट भी हो सकती है एंड ड्राई भी हो सकती है। तो हमें इंश्योर करना है कि बिफोर एंटरिंग टू द टरबाइन, टरबाइन से एंटर होने से पहले जो स्टीम की क्वालिटी है वो सुपर हीटेड होनी चाहिए। तो सुपर हीटेड में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सुपर हीटर लगाना पड़ेगा। सुपर हीटर एक ट्यूब होता है एंड उस ट्यूब से जब स्टीम पास होगा तो इसके सराउंडिंग में हम फ्लू गैसेस को सप्लाई करते हैं। मीन्स क्या होता है, ये फर्नेस से जो गैस निकल रहा है, बर्न्ट गैस, उस बर्न्ट गैस को डायरेक्टली हम चिमनी में नहीं दे देंगे, हम क्या करेंगे, फ्लू गैस जो यहाँ से, उसको फ्लू गैस बोला जाता है, ठीक है, यानी हॉट गैस एक तरह से समझो, फर्नेस से जो गैस निकलेगा आफ्टर कंबशन, जो गैस फॉर्म होगा CO2 एंड ये सब जो है मिक्सचर, तो उसको हम क्या करेंगे, उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, तो उसको हम सुपर हीटर से पास कर देंगे, ठीक है, एंड उसका हीट हम यूज करेंगे, जो बॉयलर से स्टीम आ रही है उसको सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो सुपर हीटर कर रहा है कि जो भी वेपर बॉयलर से जनरेट हो रहा है उस वेपर को सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट करना। देन उसके बाद क्या है, ये हाई प्रेशर टेम्परेचर स्टीम हमें मिला सुपर हीटेड कंडीशन में, उसको स्टीम टरबाइन में एक्सपैंड करेंगे। स्टीम टरबाइन में क्या रहेगा, ब्लेड रहेगा, उसके ऊपर जब ये हाई प्रेशर टेम्परेचर स्टीम आकर हीट करेगा, फ्लो होगा ब्लेड के ऊपर, तो ब्लेड पे एक प्रेशर अप्लाई करेगा, उस प्रेशर की वजह से फोर्स अप्लाई होगा एंड फोर्स एक टॉर्क जनरेट करेगा। तो उस टॉर्क की वजह से क्या होगा, ब्लेड जिस शाफ्ट पे माउंटेड रहेगा वो शाफ्ट रोटेट होने लगेगा, ठीक है, एंड देन उस टरबाइन शाफ्ट को, मीन्स ये स्टीम टरबाइन से जो आउटपुट पावर मिलता है, उस आउटपुट पावर को हम बोलते हैं शाफ्ट पावर। ठीक है, स्टीम टरबाइन का आउटपुट क्या होगा, शाफ्ट पावर। मीन्स हमने क्या किया, फ्यूल सप्लाई किया, फ्यूल के पास कौन सी एनर्जी है, केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी मीन्स इसको एयर के साथ बर्न किया, हीट प्रोड्यूस हुआ। तो इनपुट क्या है, हमने इनपुट दिया है हीट एनर्जी, है ना, हीट हमने इनपुट दिया है, और ये फाइनली हमें कन्वर्ट होकर किस में मिल रहा है, स्टीम टरबाइन ने उसको कन्वर्ट कर दिया शाफ्ट पावर में। इसको मैकेनिकल पावर भी बोल सकते हैं। मीन्स यहाँ से जो आउटपुट मिल रहा है, टरबाइन का आउटपुट जो है वो शाफ्ट पावर मिल रहा है, ठीक है। अब आप क्या, आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ जो शाफ्ट रोटेट हो रहा है उस रोटेटिंग शाफ्ट को क्या करो, अल्टरनेटर से कनेक्ट कर दो। अल्टरनेटर क्या होता है, एक जनरेटर होता है, ठीक है, उसके अंदर मैग्नेट रहेगा,
परमानेंट मैग्नेट एंड मैग्नेट के बीच में एक कॉइल रहेगा, ठीक है। एंड कॉइल जब मैग्नेट के बीच में रोटेट होगा तो फ्लक्स कट होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा। एंड ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होगा, यहाँ पे कॉइल के अंदर करंट ईएमएफ इंड्यूस होगी एंड फाइनली यहाँ से करंट जनरेट होगा। तो अल्टरनेटर का काम है कि जो शार्प पावर टरबाइन ने शार्प पावर जनरेट किया है उसको इलेक्ट्रिक पावर में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो टरबाइन सिंपली क्या करता है, केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल को किसमें, बॉयलर ने केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया, ठीक है, स्टीम में कन्वर्ट किया, स्टीम के पास जो भी एनर्जी होगी, एंड देन फाइनली स्टीम टरबाइन जो है वो कन्वर्ट करके हमें देगा मैकेनिकल एनर्जी, मीन्स मैकेनिकल पावर में, शार्प पावर। एंड शार्प पावर को अल्टरनेटर क्या कर रहा है, कन्वर्ट करके हमें इलेक्ट्रिक पावर दे रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इनपुट एनर्जी ऑफ पावर प्लांट की इनपुट एनर्जी क्या है, तो इनपुट एनर्जी है फ्यूल की एनर्जी, मीन्स केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल। कोल के पास जो केमिकल एनर्जी है वो इनपुट एनर्जी है, मीन्स हीट इज इनपुट एनर्जी। एंड आउटपुट हमें क्या मिल रहा है, पावर प्लांट का आउटपुट है इलेक्ट्रिक एनर्जी, मीन्स इलेक्ट्रिक पावर इज आउटपुट, ठीक है। देन उसके बाद क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर होता है। ट्रांसफॉर्मर यहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होगा। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का काम होता है कि यहाँ से जो वोल्टेज जनरेट हो रहा है उस वोल्टेज को स्टेप अप करना। हाँ बोलो बोलो। तो ये एक बार तो शार्प पावर के बाद जो इलेक्ट्रिक पावर में कन्वर्ट होता है, ये फिर से बताइए। अच्छा चलो इसको समझाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आप लोग फिजिक्स में पढ़े हो, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? नहीं, ठीक है चलो मैं बताता हूँ। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है कि अगर मान लीजिए कॉइल मैग्नेटिक फील्ड को कट करता है, मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करता है, तो क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होती है। ईएमएफ मीन्स क्या होगी, करंट जनरेट होगी कॉइल के अंदर। तो इस अल्टरनेटर के अंदर क्या होता है, सिंपल जो हम लोग शादी ब्याह में देखते हैं कि जो जनरेटर लाता है, वो जनरेटर के अंदर क्या होता है, तो एक जनरेटर के अंदर क्या होता है, एक मैग्नेट होता है, फिक्स मैग्नेट। मैग्नेट के बीच में एक आर्मेचर कॉइल होता है। तो आर्मेचर कॉइल जब मैग्नेटिक यानी मैग्नेट होगा तो मैग्नेटिक की परमानेंट मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड होगी, एंड उस मैग्नेटिक फील्ड में कोई कॉइल अगर मूव करता है, मीन्स रोटेट करता है, ठीक है, तो रोटेट करेगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स कट होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज होता है थ्रू द कॉइल, कॉइल का जो एरिया है, एरिया से अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होती है तो क्या होती है, करंट इंड्यूस होती है कॉइल के अंदर, एंड वो करंट हमें आउटपुट मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आप थोड़ा सा अगर मान लो ये क्लियर नहीं हो रहा है तो आप एक मिनट मैं ऑनलाइन आपको दिखा देता हूँ थोड़ा। एक मिनट रुको। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पता है कि नहीं आप लोग को, इतना बताओ मुझे। यस सर। हाँ, तो अल्टरनेटर का सिंपल प्रिंसिपल वही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन उसका प्रिंसिपल है कि उसके अंदर, अल्टरनेटर के अंदर एक फिक्स मैग्नेट होगा, मैग्नेट के बीच में कॉइल रोटेट करेगा क्योंकि शाफ्ट रोटेट कर रहा है, एंड शाफ्ट किससे कपलिंग किया हुआ है, जनरेटर जो अल्टरनेटर है उसके शाफ्ट से। एंड अल्टरनेटर के शाफ्ट पे, ये जो अल्टरनेटर का ये जो शाफ्ट है उस पे क्या रहेगा, कॉइल वाउंड किया रहेगा, मीन्स आर्मेचर कॉइल वाउंड किया रहेगा। एंड जब ये शाफ्ट रोटेट होगा, अल्टरनेटर का शाफ्ट, तो कॉइल भी रोटेट होगा, एंड कॉइल जब रोटेट होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करेगा, ठीक है, एंड उससे ईएमएफ इंड्यूस होगी। समझ में आया? मीन्स आप इतना सिर्फ ध्यान में रखो, यहाँ डिटेल में इतना नहीं जाना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सिर्फ आपको यहाँ पे इतना बताना है अल्टरनेटर क्या करता है। अल्टरनेटर का काम क्या है, मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, ठीक है।
ट्रांसफार्मर का क्या यूज होता है, जो भी यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी वो लो इलेक्ट्रिसिटी, अगर लो वोल्टेज है तो उसको हाई वोल्टेज में, क्योंकि ट्रांसमिशन लॉसेस होते हैं ना, अगर मान लीजिए सिटी से जहाँ पे लोड है, मींस लोड सेंटर कहते हैं जहाँ पे कंज्यूमर है, इलेक्ट्रिसिटी का कंज्यूमर है, तो कंज्यूमर से अगर मान लीजिए 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पावर प्लांट है, तो हमें 100 किलोमीटर डिस्टेंस पावर सप्लाई करना है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना है। तो अगर हम लो वोल्टेज पे सप्लाई करेंगे तो पावर लॉसेस ज्यादा होगा। ट्रांसमिशन जो लाइन होता है, ये जो वायर आप देखते हो, जो बड़े बड़े टावर बैठाकर जो ट्रांसमिशन लाइंस होते हैं, तो वहां से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है, तो उसमें लॉसेस बहुत ज्यादा होगा। तो उस लॉसेस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, हाई वोल्टेज पे सप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा, एंड स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करेगा, उसको 11,000 या 33,000 वोल्ट में कन्वर्ट करके एंड देन उसको सप्लाई करेगा। ट्रांसफार्मर का फंक्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। ट्रांसफार्मर में क्या होता है, एक सेकेंडरी प्राइमरी कॉइल होता है, प्राइमरी कॉइल के टर्न्स अगर कम है एंड सेकेंडरी कॉइल के टर्न्स ज्यादा हैं, ठीक है, तो प्राइमरी हमें क्या मिलेगा, हायर वोल्टेज यहाँ से मिलेगा। एंड अगर मान लीजिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हम कहाँ यूज करेंगे, जैसे मान लीजिए जो पावर प्लांट है वहां से आपने स्टेप अप करके 220 वोल्ट को आपने स्टेप अप किया एंड 22,000 वोल्ट या 11,000 वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया, उसको आपने ट्रांसमिशन लाइन से सप्लाई किया करंट को, एंड फाइनली अब जब सिटी के पास आएगा तो वहां पे क्या होगा, अब लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है इलेक्ट्रिसिटी, तो आप 11,000 वोल्ट पे थोड़ी डिस्ट्रीब्यूट करोगे, उसको क्या करना होगा, आपको स्टेप डाउन करना होगा। मीन्स 220 वोल्ट हाउस होल्ड है, मीन्स घर वगैरह में सप्लाई करनी है, तो 220 वोल्ट पे सप्लाई करनी है, तो हम वहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में, हाँ बोलिए। सर कितने वोल्ट पे प्रोड्यूस होता है पावर प्लांट में, कितने वोल्ट पे प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिसिटी? देखिए पावर प्लांट में 220 वोल्ट या 220 वोल्ट ही जनरली प्रोड्यूस होता है, ठीक है। उसको स्टेप अप किया जाता है, मींस वहां पे नॉर्मल 220 वोल्ट का पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है, यानी अल्टरनेटर से हमें क्या मिल रहा है, 220 वोल्ट, ठीक है। अब उसको हमें यूजर को देना है, तो यूजर को भी 220 ही वोल्ट चाहिए, लेकिन 220 वोल्ट चाहिए, तो 220 वोल्ट पे अगर हम डायरेक्टली सप्लाई करेंगे तो ट्रांसमिशन लॉसेस ज्यादा हो जाएंगे लो वोल्टेज पे, ठीक है ना। तो इस लॉसेस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। तो पावर प्लांट के पास होगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एंड जो लोड सेंटर है जहाँ पे यूजर है वहां पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। समझ में आ गया? ओके, अब ये देखो एक्साइटर का काम क्या है, ये एक्साइटर क्या करेगा, एक्साइटर का पता है किसी को? नहीं, ठीक है। एक्साइटर किसके लिए यूज किया जाता है, जैसे इनिशियली स्टार्ट करने के लिए, है ना। इनिशियली आपको अल्टरनेटर को स्टार्ट करना है, मीन्स मान लीजिए यहाँ पे इतना टॉर्क जनरेट नहीं हो रहा है कि ये स्टार्ट हो सके, ठीक है। तो उसको एक्साइटर से एक अलग से मान लो बैटरी से समझो एक मोटर को रोटेट किया जाएगा, एंड मोटर का जो शाफ्ट होगा वो इससे कनेक्टेड होगा, इससे अल्टरनेटर के शाफ्ट से। तो एक्साइटर जस्ट स्टार्टिंग के लिए यूज किया था, स्टार्ट करने के वक्त, ठीक है। मीन्स ये बताओ इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी कितने फ्रीक्वेंसी पे जनरेट होती है? 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज, ठीक है। तो 50 हर्ट्ज के लिए हमें ये अल्टरनेटर को हमें क्या करना है, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे रोटेट करना है शाफ्ट को, ठीक है। तो अगर इसकी शाफ्ट की 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होगी तो जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी वो भी 50 हर्ट्ज की होगी, ठीक है। अब इसको रोटेट करने के लिए ये स्टीम टरबाइन ने इसको रोटेट करना चालू किया, लेकिन स्टार्टिंग टॉर्क मान लीजिए स्टीम टरबाइन इतना नहीं दे पा रहा है, तो हमें क्या करना होगा, इसको रोटेट करने के लिए स्टार्टिंग टॉर्क सप्लाई करना पड़ेगा। स्टार्टिंग टॉर्क कौन सप्लाई करेगा, तो हाई यहाँ पे एक्साइटर में क्या रहेगा, एक मोटर रहेगा जो
स्टार्टिंग टॉर्क उसको सप्लाई करेगा। ठीक है, एंड इस मोटर को कैसे हम ऑपरेट करेंगे, तो थ्रू बैटरी हो सकता है या कोई भी उसका मेथड हो सकता है। ठीक है, लेकिन बैटरी से भी हम करते हैं इसको, बैटरी चार्ज बैटरी होगी एंड इससे मोटर को यानी ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एडिशनल टॉर्क ये भी कुछ सप्लाई कर देगा, इधर स्टीम टरबाइन भी टॉर्क दे रहा है एंड एडिशनल टॉर्क एक्साइटर भी कुछ सप्लाई कर दिया, तो दोनों मिलकर अल्टरनेटर को स्टार्ट कर सकते हैं। समझ में आया? हेलो, यस सर, यस। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेसिक फंक्शन की पावर प्लांट। ऑलमोस्ट जितने पावर प्लांट है इसी मेथड पे काम करते हैं। इधर का जो पोर्शन आप देख रहे हो, ये पोर्शन अभी मैंने जो हाईलाइट किया है, ये पोर्शन सभी में सेम होता है, जितने पावर प्लांट है सब में सेम होगा। अब सिर्फ इधर का पोर्शन चेंज होगा, ये पोर्शन। ठीक है, ये पोर्शन चेंज होगा। जैसे स्टीम पावर प्लांट है तो स्टीम पावर प्लांट में क्या होगा, बॉयलर होगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है तो बॉयलर की जरूरत नहीं है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में एक डैम बनाएंगे एंड डैम में वाटर को स्टोर करेंगे। ठीक है, देन उस वाटर को सम हाइट पे हमने, डैम कुछ हाइट पे होगा, पावर प्लांट से कुछ हाइट पे रहेगा, 100 फीट 200 फीट 500 फीट की हाइट पे, एंड वहां पे स्टोर किया जाएगा वाटर को एंड उसकी पोटेंशियल एनर्जी को यूज किया जाएगा डायरेक्टली। यहाँ पे स्टीम टरबाइन नहीं रहेगा, यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का जो भी पेल्टन टरबाइन होता है, रिएक्शन टरबाइन होता है, तो उस टाइप का टरबाइन यूज किया जाएगा एंड यहाँ पे वाटर आकर टरबाइन के ब्लेड को हीट करेगा। ठीक है, एंड देन वाटर के फोर्स से टरबाइन रोटेट होगा एंड मैकेनिकल पावर जनरेट होगा। देन मैकेनिकल पावर अल्टरनेटर को रोटेट करने के लिए इसी तरह की कपलिंग होगी एंड इस कपलिंग की वजह से अल्टरनेटर ऑपरेट होगा एंड हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब दूसरा हमने न्यूक्लियर पावर प्लांट पढ़ा था, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट भी एक थर्मल पावर प्लांट है, लेकिन उसमें बॉयलर की जगह क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर फ्यूजन रिएक्शन होता है, यूरेनियम का फ्यूजन होता है एंड उससे हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो कोर को कूल रखने के लिए वहां पे कूलेंट यूज किया जाता है एंड वो कूलेंट क्या है, हीट एब्जॉर्ब करता है। जो रिएक्टर के अंदर हीट है उसको एब्जॉर्ब करता है। कूलेंट जो है, कूलेंट क्या हो जाता है, 600-700 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर पहुंच जाता है। देन उस कूलेंट को हम क्या करते हैं, वाटर को हीट करने के लिए सप्लाई करते हैं एंड देन 600-700 डिग्री सेल्सियस पे अगर कूलेंट जा रहा है, वाटर को यानी हीट रिजेक्ट करेगा ना, वाटर कितना पे है, 100-200, यानी मान लो आप 5 बार 10 बार प्रेशर कर देते हो बॉयलर के अंदर, तो 10 बार प्रेशर पे कितना होगा, सैचुरेशन टेम्परेचर 150 तक जा सकता है। ठीक है, तो फिर भी आप 600 पे कूलेंट आ रहा है 600 डिग्री सेल्सियस पे, तो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट फ्लो होगा। मीन जो कूलेंट 600 डिग्री सेल्सियस पे वो वाटर को हीट कर सकता है, स्टीम में कन्वर्ट कर सकता है। देन स्टीम जनरेट होगा एंड देन उसके बाद सेम फंक्शन होगा, मीन्स वो स्टीम आकर स्टीम टरबाइन को ऑपरेट करेगा। देन स्टीम टरबाइन से मैकेनिकल पावर जनरेट होगी एंड मैकेनिकल पावर से फाइनली आपको ये मिलेगा। ठीक है, अल्टरनेटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। तो ये डिफरेंट मेथड है पावर जनरेशन का, बट ये जो पोर्शन है सारे पावर प्लांट में ये पोर्शन सेम रहेगा। सर हाँ, स्टीम टरबाइन और पेल्टन टरबाइन में सर क्या डिफरेंस? देखो पेल्टन टरबाइन, दो तरह की टरबाइन होती है, एक रिएक्शन टरबाइन और एक होती है पेल्टन टरबाइन। पेल्टन टरबाइन क्या होती है, इम्पल्स टरबाइन होती है। उसमें उसको ऑपरेट करने के लिए उसमें क्या होता है, इम्पल्सिव फोर्स एक्ट होता है, ब्लेड पे इम्पल्सिव फोर्स एक्ट होता है। ठीक है, इम्पल्सिव फोर्स की वजह से टॉर्क जनरेट होगा एंड वो हम काफी डिटेल में बात करेंगे जब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में आएंगे तो। ठीक है, लेकिन अभी मैं बता देता हूँ। स्टीम टरबाइन, अच्छा, स्टीम टरबाइन में भी इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन भी होगा एंड रिएक्शन टरबाइन भी होगा। ठीक है, यानी स्टीम टरबाइन का कंस्ट्रक्शन जो है थोड़ा डिफरेंट होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से, बट इसमें भी स्टीम टरबाइन में भी आपको
इम्पल्स टरबाइन भी यूज होता है एंड रिएक्शन टरबाइन भी यूज होता है। इम्पल्स टरबाइन इतना समझो कि जो स्टीम की वेलोसिटी है उस वेलोसिटी को यूज किया जाएगा इस टरबाइन को रोटेट करने के लिए, ठीक है। एंड रिएक्शन टरबाइन दूसरा टाइप का टरबाइन होता है, रिएक्शन टरबाइन। रिएक्शन टरबाइन क्या होता है, स्टीम के पास प्रेशर भी है ना, जो वाटर आएगा वाटर के पास प्रेशर भी है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में। एंड स्टीम टरबाइन इस ये जो थर्मल पावर प्लांट है स्टीम हाई प्रेशर पे भी रहेगा। तो स्टीम का जो प्रेशर है, प्रेशर को आप यूज करते हो अगर टरबाइन को रोटेट करने के लिए, तो इसमें 100% रिएक्शन टरबाइन तो नहीं होता है, 50% रिएक्शन टरबाइन होता है, क्योंकि जो स्टीम हाई प्रेशर पे आएगा तो उसके पास वेलोसिटी भी रहेगी, ठीक है। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी कंज्यूम होगी टरबाइन ब्लेड को रोटेट करने में। एंड जो प्रेशर है उस प्रेशर को भी हम यूज करते हैं कि प्रेशर की वजह से फोर्स अप्लाई हो ब्लेड पे, ठीक है, एंड उसकी ओके वजह सर, से ब्लेड रोटेट होगा। तो प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी दोनों का कॉम्बिनेशन अगर आप यूज करते हो ब्लेड को रोटेट करने में तो उसको बोलते हैं रिएक्शन टरबाइन, ठीक है। एंड ओनली काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्टीम का यूज करते हो तो उसको बोलते हैं पेल्टन टरबाइन, इम्पल्स। लेकिन ठीक है इम्पल्स टरबाइन बोला जाता है। तो ये है, ओके। नेक्स्ट स्लाइड जो है अपना लेआउट है। अब लेआउट को समझो। अब इतना थर्मल पावर प्लांट समझ गए कि कोई भी थर्मल पावर प्लांट में मेन कंपोनेंट क्या होता है। तो अभी तो हम लोग सिर्फ ये देखे हैं, वो जो सर्किट आपने अभी देखा है वो सर्किट था सिर्फ कौन सा, स्टीम सर्किट था। यहाँ पे देख रहे हो स्टीम सर्किट है, ये मैंने हाईलाइट किया, देखिए स्टीम सर्किट मीन्स हमने ये देखा कि स्टीम कैसे जनरेट होगा, बॉयलर के अंदर स्टीम जनरेट हुआ, देन उससे स्टीम को सप्लाई किया जाएगा टरबाइन के अंदर। एंड टरबाइन के स्टीम के पास जो भी एनर्जी है मीन्स प्रेशर है, काइनेटिक एनर्जी है, उससे ब्लेड रोटेट होगा, ठीक है। वो एक फोर्स अप्लाई करेगा ब्लेड पे एंड टॉर्क जनरेट होगा, ब्लेड रोटेट होगा। तो हमने सिर्फ एक ही उसमें देखा था, लेकिन ऐसे बहुत सारे उसमें स्टीम पावर प्लांट जो थर्मल पावर प्लांट है उसके अंदर बहुत सारे लाइंस होते हैं, सर्किट होते हैं। ये एक सर्किट है, ठीक है। ये देखिए ये क्या है, कोल एंड एश सर्किट। मीन्स इस सर्किट में क्या होगा, ये जो सर्किट है ये लाइन बताएगा कि कैसे कोल सप्लाई होगा फर्नेस के अंदर, उसका पूरा सिस्टम होगा, कन्वेयर बेल्ट वगैरह होता है, उसके ऊपर कोल सप्लाई होता है एंड कोल जाकर यानी फर्नेस के अंदर गिरता है एंड देन बर्न होता है। बर्न होने के बाद ऐश जनरेट होगा। तो ऐश जो जनरेट होगा उसको हम कैसे डिस्पोज करेंगे, कैसे डिस्पोजल जो एरिया होगा वहां पे जाकर स्टोर करेंगे। तो ये एक सर्किट होती है जिसमें फ्यूल सप्लाई मीन्स कोल सप्लाई एंड जो ऐश जनरेट हो रहा है उसको स्टोर करने का सर्किट होगा, ठीक है। दूसरा सर्किट क्या है, जो आप बॉयलर के अंदर वाटर सप्लाई कर रहे हो। तो वाटर सप्लाई कर रहे हैं तो दो तरह की उसमें वाटर सप्लाई होगी। एक तो जो बॉयल स्टीम टरबाइन से जो निकलेगा उस स्टीम को कंडेंस कर लेंगे हम कंडेंसर के अंदर एंड फिर से उसको रीयूज करेंगे, बॉयलर में सप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये फीड वाटर सर्किट। फीड वाटर सर्किट सेकेंड है कि जो आप वाटर सप्लाई कर रहे हो बॉयलर के अंदर, उसका सर्किट कैसा होगा कि पहले वाटर मान लीजिए बॉयलर के अंदर गया, फिर बॉयलर में स्टीम जनरेट हुआ, वो स्टीम कहाँ जाएगा, टरबाइन के अंदर जाएगा, फिर टरबाइन पे उसने फोर्स अप्लाई किया, देन वहां से उसके अंदर स्टोर तो नहीं होगा स्टीम वहां से फिर बाहर निकलेगा। तो बाहर निकल कर कहाँ जाएगा, कंडेंसर के अंदर। कंडेंसर में क्या हो जाएगा, वो स्टीम कंडेंस हो जाएगा वाटर में एंड देन उस वाटर को फिर से हमें सप्लाई करना है किसके अंदर, बॉयलर के अंदर। तो हम एक फीड पंप यूज करते हैं। वो फीड पंप क्या करता है, कंडेंस्ड वाटर को, ठीक है, जो स्टीम कंडेंस हुआ है वाटर में कन्वर्जन हुआ है उसको फिर से सप्लाई कर देगा बॉयलर के अंदर। तो एक सर्किट होगी फीड वाटर सर्किट। नेक्स्ट सर्किट है स्टीम सर्किट, ठीक है। उसके बाद है एयर एंड गैस सर्किट। एयर एंड गैस सर्किट क्या है, जो एयर सप्लाई किया जाएगा फर्नेस के अंदर उसकी सर्किट। एंड देन
जो बर्न्ट गैसेस है, उस बर्न्ट गैस को कैसे यूज करना है। जैसे मैंने बताया था कि बर्न्ट गैस का टेम्परेचर वेरी हाई होता है, तो उसको आप यूज करते हो किसमें, सुपर हीटर में। ठीक है ना, सुपर हीटर में आपको स्टीम को सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट करना है, तो आप उसको क्या करते हो, बर्न्ट गैसेस को सुपर हीटर में सप्लाई करते हो, एंड देन उससे सुपर हीटेड स्टीम कन्वर्ट होती है, एंड सुपर हीटेड स्टीम को हम टरबाइन के अंदर सप्लाई करते हैं। तो ये वाली सर्किट है एयर गैस सर्किट। एंड लास्ट है कूलिंग वाटर सर्किट। कूलिंग वाटर सर्किट क्या होगा, कूलिंग वाटर सर्किट होती है जैसे जो स्टीम टरबाइन से वाटर निकल रहा है, स्टीम निकल रहा है, तो उसको कंडेंस करना है। तो कंडेंस करने के लिए उसको कंडेंसर में भेजना होगा। तो कंडेंसर में भेजने से सिर्फ स्टीम अपने आप कंडेंस तो नहीं हो जाएगा ना, उसको कंडेंस करने के लिए कोई मीडियम चाहिए, तो हम कोल्ड वाटर सप्लाई करेंगे। एंड कोल्ड वाटर क्या होगा, मान लीजिए पाइप के अंदर, उसके अंदर कंडेंसर का कंस्ट्रक्शन जब हम पढ़ेंगे तो और आपको समझ में आएगा। कंडेंसर में बहुत सारी पाइपिंग होती है, उस पाइपिंग में क्या होती है, कोल्ड वाटर सप्लाई हो रहा है, तो जो पाइप जो है, ट्यूब जो है, ट्यूब का सरफेस कोल्ड होगा, एंड उस कोल्ड सरफेस पे जब स्टीम फ्लो होगा तो अपना हीट रिजेक्ट करके क्या हो जाएगा, स्टीम कंडेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो बॉयलर के अंदर यानी कंडेंसर के अंदर हम कोल्ड वाटर सप्लाई कर रहे हैं, उसकी भी एक सर्किट होगी, है ना, तो उसको कूलिंग वाटर सर्किट बोलते हैं। तो ये डिफरेंस सर्किट आपको दिखाना है लेआउट में। ठीक है, ये इतने जो सर्किट हमने पढ़ा है, अभी देखा कि कोल्ड एश सर्किट, फीड वाटर सर्किट, स्टीम सर्किट, एयर एंड गैस सर्किट, कूलिंग वाटर सर्किट, तो ये सारे सर्किट हमें अप्लाई करने हैं। अच्छा, टाइम आउट हो रहा है तो इसको अब नेक्स्ट लेक्चर में कवर हो पाएगा। मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ। हेलो, यस सर। 1 मिनट अटेंडेंस ले रहा हूँ। तो ये मैं शेयर कर देता हूँ, अभी जो लेआउट था वो शेयर करता हूँ। आप लोग ये सारे सर्किट उसमें देखना, ठीक है, सारे सर्किट देखना कि किस तरह से वो सर्किट अलग अलग सर्किट यूज किया हुआ है, एंड जो रिजल्टिंग सारे सर्किट आप ड्रॉ कर लेते हो तो उसी को बोलते हैं लेआउट। ठीक है ना, अगर सारे सर्किट आप ड्रॉ कर लेते हो यस सर। तो जो रिजल्टिंग डायग्राम आएगा, ठीक है ना, जो रिजल्टिंग डायग्राम आएगा इसको बोलते हैं लेआउट। अब देखो लेआउट कैसा बनेगा, ये सारे सर्किट से मिलके ये लेआउट बना पावर